हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 क्लास 7 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 8 की बुक का पहला चैप्टर भी पढ़ गया है। ये दूसरा चैप्टर है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी कि इस लेसन में जानेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज भारत आए और धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थीं। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगीं, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। यानी कि औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह थे, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो जो स्थानीय सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार थे, ये अपनी सत्ता स्थापित करने लगे। और क्या किया इन्होंने? अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर लीं। जैसे जैसे विभिन्न भागों में क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगीं, तो दिल्ली अधिक दिनों तक एक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, क्योंकि क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी थीं और जो बड़े बड़े जमींदार और सूबेदार थे, इन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। आगे लिखा है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। यानी 18वीं सदी का उत्तरार्ध था जब अंग्रेज भारत आए एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में। आगे लिखा भी है कि क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। यानी अंग्रेज एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और भारत पर कब्जा करने का उनका कोई भी मन नहीं था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वे इस साम्राज्य के स्वामी बन गए, यानी उन्होंने भारत को अपने कब्जे में ले लिया। तो यही इस अध्याय में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। लिखा है, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो एक ऐसे इजाजतनामे के साथ आई थी जिसे चार्टर कहा जाता है, कि इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई दूसरी कंपनी होड़ नहीं कर सकती है। आगे लिखा है, इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से कोई प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां छोटे मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थीं। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तब भी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थीं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था, जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। तो 18वीं सदी में भारत आने का जो रास्ता था वो इस चित्र में दर्शाया गया है नक्शे में। ब्रिटिश आइसलैंड यहाँ से होते हुए केप ऑफ गुड होप और उसके बाद फिर ये लोग भारत पहुँचते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब तक
इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने क्या किया, भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी और 1498 में ये भारत आया था। आगे लिखा है 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए। तो डच 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी भारत में व्यापार करने की संभावनाएं तलाशने लगे और कुछ समय बाद ही फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। आगे लिखा है समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। यानी कि सारी कंपनियां जो थीं एक ही जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थीं, क्योंकि ये सभी कंपनियां यूरोप के बाज़ारों में इन्हें बेचती थीं। तो यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। तो जितनी भी कंपनियां थीं सब एक ही चीज़ को खरीदना चाहती थीं, जो चीज़ें यूरोपीय बाज़ारों में बिकती थीं। तो सबसे ज़्यादा वहाँ भारत के सूती वस्त्र और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी भी वहाँ पर अच्छे दामों में बेची जाती थी। तो क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और भारतीय बाज़ारों में जब इन चीज़ों की मांगें बढ़ी तो कीमत भी बढ़ने लगी, लेकिन मुनाफा जो है वह गिरने लगा। आगे लिखा है अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। यानी कि यदि किसी कंपनी को अपना व्यापार बढ़ाना था तो उसे अपनी प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियों को ख़त्म करना पड़ेगा। आगे लिखा है लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यानी कंपनियां एक दूसरे के जहाज़ों को या तो डुबो देती या रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती या माल से लदे जहाज़ को आगे नहीं बढ़ने देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें यह कैसे हुआ। इसके पहले यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है चित्र एक कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे, ये भी आपको याद रखना है। वाणिज्य क्या है? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा
कमाया जाता है। अब पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, उसके बारे में लिखा हुआ है। लिखा है पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। याद रखिएगा 1651 और हुगली नदी के किनारे। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। तो मुगल अफसरों को रिश्वत देकर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। जिन गांव की जमींदारी अंग्रेज़ों ने खरीदी थी उसमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बन गया, जो अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। आगे लिखा है अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। यानी कि कंपनी ने क्या किया, औरंगजेब को भी तैयार कर लिया इस बात के लिए कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के लिए एक फरमान जारी कर दे। फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश होता है। आगे लिखा है कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी। यानी कि जो फरमान जारी करवाया था उसके तहत केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन जो अफसर निजी तौर पर व्यापार करते थे, सामानों को बेचते और खरीदते थे, उन्हें शुल्क चुकाने से यह फरमान नहीं बचाता था। यानी कि उन्हें शुल्क अदा करना पड़ता था, उन्हें शुल्क की छूट नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। तो बंगाल में जब राजस्व वसूली बहुत कम हो गई तो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने विरोध कर दिया। यहाँ आप इस चित्र को देख सकते हैं और लिखा है मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867। तो ये मद्रास के जहाज़ों से सामान ला रही हैं नौकाएं, यही इस चित्र में दिखाया गया है। अब लिखा है व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। यानी कि पहले मुर्शिद कुली खान थे, उनके बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। रियायत का मतलब क्या है? छूट देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया।
कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापारी तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। तो इन टकरावों के बाद प्लासी का युद्ध हुआ। तो अब प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, इसके बारे में लिखा है। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। यानी 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई, फिर बंगाल के नवाब बने सिराजुद्दौला। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कठपुतली से क्या आशय है? यहाँ लिखा है, यह एक ऐसा खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली ही कहा जाता है। तो कंपनी ऐसा ही नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर चले। लेकिन सिराजुद्दौला ने क्या किया? अपने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदामों पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेर लिया। उसके बाद कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए सिराजुद्दौला की सेना ने रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। यहाँ आप लोग इस चित्र में रॉबर्ट क्लाइव को देख सकते हैं। ये रॉबर्ट क्लाइव का चित्र है। आगे लिखा है, इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफिर की कारगुजारियां भी थीं। मीर जाफिर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो कंपनी की सेनाओं का नेतृत्व किया रॉबर्ट क्लाइव ने और उसने क्या किया? मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया और उसे ऐसा प्रलोभन दिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया बल्कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। यहाँ इस चित्र में आप सिराजुद्दौला को देख सकते हैं। ये जो चित्र है ये है महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। यहाँ पर बैठकें की जाती थी तो उसी का चित्र दर्शाया गया है। आगे लिखा है, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की
पहली बड़ी जीत थी। यानी कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए और कंपनी जीत गई। आगे लिखा है प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। यानी कंपनी तो एक कठपुतली नवाब ही चाहती थी। जब मीर जाफर ने उसका विरोध किया तो कंपनी ने उसे भी हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और फिर मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यानी कंपनी को ये एहसास हो गया कि कठपुतली नवाब हमेशा ही इशारों पर नहीं चलेंगे, तो अब उन्हें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाई गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। यानी कि भारत में चीज़ें खरीदने के बदले उसे क्या देना पड़ता था? सोना और चांदी देना पड़ता था। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। यानी कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद अब ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत से ही इतनी आमदनी होने लगी थी कि कंपनी के सारे खर्चे भी चल जाते थे। सूती और रेशमी कपड़ा भी कंपनी खरीद लेती थी, अपनी फौजों को भी संभाल लेती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। इतनी आमदनी उसे भारत से ही होने लगी थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लिखा है नवाब की शिकायतें। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। अब लिखा है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। लिखा है नवाब बनने का क्या मतलब था। इसका
एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। यानी जब प्लासी का युद्ध हो गया, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि असली जो नवाब थे उन्हें बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुर्द रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। किसकी उम्र? रॉबर्ट क्लाइव की। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। तो रॉबर्ट क्लाइव जब दूसरी बार गवर्नर बना तो उसे जिम्मेदारी सौंपी गई भ्रष्टाचार को खत्म करने की, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे अपने आरोपों पर सफाई देनी पड़ी, क्योंकि उसके ऊपर खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था। सरकार को क्या लगता था कि उसकी जो इतनी संपत्ति है वह संदेहास्पद है, तो इसीलिए उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। लेकिन उसने क्या किया? भ्रष्टाचार के आरोपों से अपने आप को बरी करवा लिया, यानी कि उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन उसने बाद में आत्महत्या कर ली 1774 में। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गई। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब यहाँ लिखा हुआ है कि क्लाइव खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। अब लिखा है कंपनी का फैलता शासन, यानी कंपनी ने किस प्रकार अपना शासन फैलाया, इसके बारे में लिखा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए।
ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। यानी कि बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, तो उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ये क्या करते थे? राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और इनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो सहायक संधि क्या थी? तो सहायक संधि के तहत जो रियासत इस सहायक संधि को मान लेती थी तो उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता। कंपनी की तरफ से उसे सुरक्षा मिलती और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। और अगर भारतीय शासक रकम अदा नहीं कर पाता तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये जो संधि है, सहायक संधि, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाई थी, तो इसे याद रखना है। तो इसी के तहत अवध के जो नवाब थे उन्होंने अपना आधा इलाका कंपनी को सौंप दिया था, क्योंकि सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में वे चूक गए थे और इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजा-उद-दौला टिली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजा-उद-दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिमेंट के सामने अपनी चिरपरिचित शाही शानो शौकत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब लिखा है टीपू सुल्तान शेरे मैसूर। टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें शेरे मैसूर कहा जाता है। लिखा है, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई।
यहाँ आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं। लिखा है टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म द्वारा चित्रित। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। यहाँ पर टीपू की कहानियाँ लिखी हुई हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहाँ एक शेर उनके सामने आया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी, तो इसीलिए इन्हें शेर मैसूर कहा जाता था। इस चित्र को आप लोग देख सकते हैं। ये टीपू सुल्तान का खिलौना शेर है, यानी ये एक शेर जो है एक सिपाही के ऊपर, यूरोपी सिपाही को दबाए हुए है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ लिखा भी है यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपी सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थीं। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। तो ये खिलौना जो है अंग्रेज अपने साथ ले गए। और कहाँ पे रखा है? ये लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में। तो टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ लिया। अब लिखा है मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेसी यानी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं शताब्दी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अठारहवीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा एक राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। कौन कौन? महादजी सिंधिया और नाना फडनीस। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच चला
और कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो आप लोगों ने देखा कैसे धीरे धीरे कंपनी ने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था और अब बिंद के दक्षिण में स्थित भूभाग पर भी कंपनी का नियंत्रण हो गया था। अब लिखा है सर्वोच्चता का दावा। तो सर्वोच्चता का दावा किया कंपनी ने, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर यानी फिलहाल कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ आप लोग इस चित्र में रानी चेन्नम्मा को देख सकते हैं। ये उनकी स्मृति में मूर्ति बनाई गई थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब ये कित्तूर यानी कि वर्तमान में कर्नाटक, इस राज्य को इन्होंने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में ही उनकी मृत्यु हो गई जेल में ही। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। यानी कि रानी चेन्नम्मा की जब मृत्यु हो गई तो गरीब चौकीदार था रायन्ना, उसने ये प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। और फिर क्या हुआ, रायन्ना को भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1930 में उसे फांसी पर लटका दिया गया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। तो लिखा है 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि रूस का डर था कंपनी को कि कहीं रूस भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसलिए उसने क्या किया, उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा और 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और अप्रत्यक्ष कंपनी शासन वहां पर स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद जब पंजाब की बारी आई, यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। क्योंकि पंजाब पर महाराजा रणजीत सिंह का कब्जा था तो उन्होंने वहाँ पर अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार
1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तब अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया था। यहाँ आप इस चित्र में महाराजा रणजीत सिंह का दरबार देख सकते हैं। इस चित्र में अब लिखा है विलय नीति के बारे में। विलय नीति क्या है? अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। तो विलय नीति क्या है कि यदि किसी शासक का कोई पुत्र नहीं है तो कंपनी उसकी जो रियासत है उसको हड़प लेगी और वह रियासत जो है कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। यही है विलय नीति। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथों में चली गई, क्योंकि इन रियासतों में कोई भी पुरुष वारिस नहीं था। तो विलय नीति के अनुसार अंग्रेजों ने इन्हें हड़प लिया। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आज़ादी कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। यहाँ आप लोग इस नक्शे में देख सकते हैं, जो पीले रंग से दिखाया गया है वह ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र है और जो लाल रंग से क्षेत्र दिखाया गया है वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। इस वाले में इसमें क्या है, ब्रिटिश शासन देखो बढ़ रहा है, पीला कलर ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है, तो पीला रंग दर्शा रहा है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र को। अब देखिए 1857 तक, ये 1797 की स्थिति दिखाई गई है इस वाले मैप में, 1840 की स्थिति इस मैप में दिखाई गई है और 1857 आते आते आप लोग देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से भारत पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया। लिखा है नए शासन की स्थापना। नए शासन की स्थापना किस प्रकार से हुई, इसके बारे में लिखा है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ये प्रश्न पूछा गया है कि 3 प्रेसिडेंसी थी, उनके नाम बताइए। तो बंगाल, मद्रास और बम्बई ये 3 प्रेसिडेंसी थी, तो इन्हें आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे लिखा है हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, यानी ये जो 3 प्रेसिडेंसी थी इनका शासन किसके पास होता था, गवर्नर के पास। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय हैं। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते। यही प्रश्न पूछा गया है कि दीवानी अदालतों के मुखिया कौन होते थे, तो यूरोपीय जिला कलेक्टर। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे।
फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो नई व्यवस्था के तहत दो अदालतें बनाई गईं, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। दीवानी अदालत का मुखिया होता यूरोपीय जिला कलेक्टर और फौजदारी अदालत कौन चलाता? काजी और मुफ्ती। लेकिन किसकी निगरानी में चलाई जाती? कलेक्टर की ही निगरानी में ही ये अदालतें काम करती थीं। अब यहाँ पे लिखा है काजी कौन है? एक न्यायाधीश। मुफ्ती कौन है? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग क्या है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। यहाँ आप इस चित्र को देख सकते हैं। देखिए काफ़ी भीड़ इसमें दिखाई जा रही है। और ये क्या है? ये वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा R.G. पोलार्ड द्वारा चित्रित 1789। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। तो वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था और वह 7 साल तक चला था। आगे लिखा है एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। क्योंकि ब्राह्मण पंडित थे, धर्मशास्त्र के आधार पर अलग अलग हिसाब से व्याख्या करते थे कानूनों की, तो इस भिन्नता को खत्म करने के लिए क्या किया गया? 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था भारतीय कानूनों का? तो N.B. हॉलहेड ने। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो कलेक्टर का मतलब क्या है? एकत्रण करना। कलेक्ट का मतलब होता है एकत्र करना और कलेक्टर का मतलब है एकत्र करने वाला। तो इस कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या था? लगान और कर इकट्ठा करना और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना। आगे लिखा है उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। अब लिखा है कंपनी की फौज के बारे में। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी कि घोड़े पर चलने वाली प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे, यानी कि स्थायी जमींदार जो होते, जरूरत पड़ती तब वे मुगलों को पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। आगे लिखा है 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय यानी कि जो भारतीय सिपाही शब्द से बना है सिपॉय आर्मी कहते थे। अंग्रेज अपनी भाषा में सिपाही को क्या कहते थे? सिपॉय।
तो अपनी सेना को वे कहते थे सिपॉय आर्मी। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था। जहां सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी, क्योंकि घुड़सवार जो थे उनका महत्व कम होता जा रहा था और पैदल सेना का महत्व बढ़ता जा रहा था। क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य था बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ के सिपाही कैसे होते, मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। तो यहाँ पर ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, इनका यहाँ पर व्याख्या की गई है कि धर्मशास्त्र क्या है, संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार यानी घुड़सवार, मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, और मैचलॉक क्या है, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। तो इसीलिए घुड़सवारों का महत्व खत्म होता जा रहा था और पैदल टुकड़ी का महत्व बढ़ता जा रहा था। यहाँ आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं और यहाँ लिखा है, कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया। लिखा क्या है नीचे, मराठों और मैसूर के साथ युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी। तो कंपनी अब अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने लगी थी, क्योंकि मराठों और मैसूर के साथ जब युद्ध हुआ तो कंपनी को समझ में आया कि घुड़सवारों की सेना यानी घुड़सवार सेना भी महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थीं, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। तो जब अंग्रेज अपनी पेशेवर सिपाहियों की भर्ती करते थे तो कभी कभी क्या करते थे, ये जाति और समुदाय की भावनाओं को भी नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते थे। क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे, अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस प्रकार से देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इसे अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष क्या निकलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। छोटा सा व्यापार शुरू किया था उसने भारत में, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को नियंत्रण में ले चुकी थी। तो उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना लिया था। यही इस लेसन में पढ़ा है कि कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपने शासन को बढ़ाया। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ बता दिया है, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा या ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा
पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।